नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज जो मैं जिस टॉपिक पे लाया हूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस ऑन मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस से लेकर जो है बहुत सारे इंडेक्समेंट बने हैं, तो उसमें बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो जाता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 125, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और ये सारे इसमें जितने भी प्रोविजंस है ये सारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और जो है कई बार क्या होता है कि इसमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो पार्टी होती है, अग्रीव पार्टी होती है, वो इन सारे प्रोविजंस के तहत जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं। उससे जो बहुत कन्फ्लिक्ट आ जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है मैटर्स में। तो एक ऐसा ही इशू जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने आया, तो फिर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसमें बहुत सारी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस पॉइंट पे, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। और तो देखते रहिए आप इसको टिल एंड, और एंड में मैं इसके सारे रेफरेंसेस भी दे दूंगा कि कौन से जर्नल में छपी है, क्या जजमेंट का टाइटल है। तो बने रहिए आप। लेकिन इससे पहले मैं आपको ले जाऊं जजमेंट की तरफ, तो प्लीज आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक देते रहे। बहुत सारे फीडबैक्स मुझे आ रहे हैं काफी सारे एडवोकेट्स के, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपके पास भी कोई ऐसी जजमेंट है जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे उसका रेफरेंस काइंडली जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि मैं उसे सर्च करके और उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके मैं आपके लिए एक वैल्यूबल वीडियो बना सकूं जो आप लोगों के आगे भी काम आए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूं उस जजमेंट की तरफ। ये एक बहुत लंबी जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की, आई एम सॉरी। तो इसमें जो है मेन इशू क्या था, द प्रेजेंट क्रिमिनल अपील अराइजेज आउट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इंटरिम डायरेक्शन फाइल्ड इन ए पटिशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसको कि हम यूजुअली जानते हैं मेंटेनेंस का केस कहते हैं, बाय द रिस्पोंडेंट वाइफ एंड माइनर सन। The respondent number one wife left the matrimonial home in January 2013, shortly after the birth of the son. Respondent number so. The wife filed an application for interim maintenance under section 125 CRPC on behalf of herself and the minor son. The family court, wide detailed order dated so and so, awarded interim maintenance of rupees 15,000 per month to the respondent number one wife from 1st September 2013 and 5,000 per month as interim maintenance for the respondent number 2 son from so and so ये था। The appellant husband challenged the order of the family court wide criminal writ petition number so and so filed before the Bombay High Court Nagpur bench. The High Court dismissed the writ petition wide order number so and so. The present appeal has been filed to impugn the order dated 14 August 2018. This court issued notice to the wife and directed the appellant husband to file his income tax returns and assessment orders for the period from 2005 to 2016. इनफैक्ट हो क्या रहा था अभी तक के, जब भी कोई इस तरह का मेंटेनेंस का कोई केस होता है उसमें सालों साल लग जाते हैं एग्जीक्यूशन में, उसका एरियर जो है बहुत पाइल अप हो जाता है, पर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो जो है दूसरी पार्टी को भी देना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस दी है जिससे कि जब ऑर्डर भी हो जाए, ऑर्डर भी रीजनेबल हो, चाहे वो बिल्कुल डिफरेंट उसमें हो, और प्लस जो है उसकी एग्जीक्यूशन भी इफेक्टिवली हो। तो इसी के लिए जो ये डायरेक्शन है। तो इसमें जो है मेन जो मुद्दा था, इस जजमेंट के दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए तो था जो उस केस से रिलेटेड था, पार्ट बी वो है जिसमें कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ओवरऑल व्यू लिया है इस सिचुएशन का और इसके ऊपर गाइडलाइन दी है। गिवन द बैकड्रॉप ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस which revealed that the application for interim maintenance under section 125 CRPC has remained pending before the courts for 7 years now, and the difficulties encountered in the enforcement of orders passed by the courts, as the wife was constrained to move successive applications for enforcement. From time to time, we deem it appropriate to frame guidelines on the issue of maintenance, which would cover overlapping jurisdiction under different enactments for payment of maintenance, payment of interim maintenance, the criteria for determining the quantum of maintenance, the date from which maintenance is to be awarded, and enforcement of orders of the maintenance. तो ये मेन मुद्दा था ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के पास, जिसको कि इन्होंने कंसीडर किया है कि 7 साल लगे उसमें जो एरिया था मेंटेनेंस का क्लियर करने में, और फिर उसमें बहुत सारे कंफ्लिक्ट हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में, जुरिडिक्शन ओवरलैप हो रही थी कि कभी वो सीआरपीसी में केस हो रहा है, कभी जो है डोमेस्टिक वायलेंस में हो रहा मेंटेनेंस लग रहा है, कभी जो है हिंदू मैरिज एक्ट में और इस तरह या स्पेशल मैरिज एक्ट में लग रहा है।
तो ये सारे ओवरलैप हो रहे थे जुरिडिक्शन, इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो रही थी। तो इस विषय पे जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस डायरेक्शन ऑन मेंटेनेंस जो है इस केस में दी है। तो जो इशू नंबर 1 था वो था इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन, यानी कि इसमें जैसे 5-6 इनेक्टमेंट्स हैं तो वो उसमें ओवरलैप हो रहा था कि कभी वो 125 सीआरपीसी जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस का दावा, खर्चा पानी का दावा हो रहा था, कभी डोमेस्टिक वायलेंस में खर्चा लग रहा था। तो इस तरह से कई बार ये होता था कि समय डिफरेंट लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा हो जाता था, यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसकी पेइंग कैपेसिटी से भी ज्यादा हो जाता था। तो ये सारा रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइन बनी है। तो उसमें ये ऑब्जर्वेशन आई है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की, मेंटेनेंस मे बी क्लेम्ड अंडर वन और मोर ऑफ द अफोरमेंशन्ड स्टैट्यूट सिंस ईच ऑफ दीज एनेक्टमेंट्स प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट रेमेडी फ्रेम्ड विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। तो ये जो है इसमें ये कहा गया कि आप सारे ही एक्ट में कर सकते हो मेंटेनेंस, उसमें तो नो डिनाइल, क्योंकि हर एक एक्ट का एक डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना है। इसमें जो मेनली जो एक्ट थे जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है वो था जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें सेक्शन 36 में एलिमोनी पेरेंटलिटी के था, और जो एलिमोनी पेरेंटलिटी सेक्शन 36 में था, और परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस सेक्शन 36 में था। फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस का अलग अलग प्रोविजन है। सेक्शन 24 में वही कि ड्यूरिंग जब पेंडेंसी होती है केस की उसके टाइम में जो मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस का है और एलिमोनी का है। और फिर उसके बाद जो एक एक्ट हो रहा था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसमें भी लगभग सेम ही है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ है। और फिर जो है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी आता है जो कि मेनली अभी तक यूज होता रहा है, उसमें भी जो है मेंटेनेंस का होता है, वाइफ का होता है, और जो एबल बॉडी जो पेरेंट्स वगैरह नहीं उनका भी उसमें होता है। फिर उसके बाद जो है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोविजन है मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड। तो इसी पॉइंट पे जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स ऑन ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन, इसमें बहुत डिटेल में बहुत सारी जजमेंट्सों का हवाला दिया गया है जिनकी वजह से बहुत सारे कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स व्यू आ रहे थे। कहीं पे कहा जा रहा था कि एक में मेंटेनेंस आपके लिए एंटाइटल्ड है, कहीं कहा जा रहा है कि सारे में है। इस तरह से इन सारी जजमेंटों का हवाला देते हुए फिर अल्टीमेटली जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो है इसमें डायरेक्शन जो है ऑन ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन वो दी है, प्लस पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में डायरेक्शन दी है, वो किस तरह से देनी है, कितना देना है। एलिमोनी के ऊपर, परमानेंट एलिमोनी के ऊपर डायरेक्शन दी है, और उसमें क्या क्या कंसिडरेशन होनी है, एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पार्टीज, राइट ऑफ रेजिडेंस, ये सारी जो है पॉइंट्स कंसिडरेशन में लेने हैं जब भी जिस भी ऑनरेबल कोर्ट ने मेंटेनेंस लगाना है। वेयर वाइफ इज अर्निंग सम इनकम, उसमें कैसा होगा, जहाँ अर्निंग वाइफ है वहाँ पे क्या जो है अप्रोच रहेगी कोर्ट की, इसके बारे में है। या जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन है, और इससे के बाद डिसेबिलिटी, सीरियस डिसेबिलिटी और इल हेल्थ है पार्टी की। और फिर इस पॉइंट पे भी जो है डायरेक्शन दी है, डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस इज टू बी अवॉर्डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, कौन से सर्कमस्टेंस में फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन देनी है, या फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, जब ऑर्डर पास हुआ है उस एप्लीकेशन के पास ऊपर, या फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस यानी ऑफ समन, यानी कि सर्विस कब समन हुए उस केस में। इस बारे में जो है बहुत सारे एलोबरेटली बहुत सारा केस और डिस्कस करके फिर जो है डिस्कशन एंड डायरेक्शन इसके बारे में दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही थोरोली पढ़ने वाली है। मैं सिर्फ आपको एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूं इसमें। और फिर जो मेन इशू था ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के पास वो था एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मेंटेनेंस। इसमें जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया गया कि ऑर्डर्स को कैसे, किस तरह से जो है बड़ा इफेक्टिवली जो है एनफोर्स किया जाए। और उसमें जो जजमेंट्स थी डिफरेंट स्ट्राइकिंग ऑफ डिफेंस पे थी, और जो है फिर जो वो सारे को इसमें डिस्कस किया गया कि एक वो भी एक वे काफी सारे कोर्स ने सजेस्ट किया है। फिर अल्टीमेटली जो है फाइनल जो डायरेक्शन है इसमें वो है, इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग डिस्कशन एज कंटेन्ड इन पार्ट B1 to B5 ऑफ दिस जजमेंट, we deem it appropriate to pass a following direction is exercise of our powers under Article 142 of the Constitution of India. Issue of overlapping jurisdiction है, जो इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है उसके ऊपर बहुत ही एलोबरेटली जो है इसमें डायरेक्शन दी है, जो कि मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ। और फिर पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस पे डायरेक्शन दी है। फिर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की, कितना मेंटेनेंस होना चाहिए, किस तरह से वो जो है डिटरमाइन करना है, उसके ऊपर ये डायरेक्शन दी गई है। चौथी जो डायरेक्शन है, डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस इज टू बी अवॉर्डेड है,
और एनफोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मेंटेनेंस, जो ये पांचवी डायरेक्शन है कि किस तरह से जो है इसमें एनफोर्स करना है जब एक बार ऑर्डर कोर्ट का आ जाता है, ताकि वो इफेक्टिवली और जल्दी से जल्दी हो जाए। नॉट ओनली दिस, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसके ऊपर जो है ये एक एफिडेविट ऑफ सेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो है एक ये कंपल्सरी कर दिया है। अब जो भी कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग होती है, चाहे किसी भी नेक्मेंट में होती है, तो ये बहुत ही एलोबरेट और डिटेल जो है एक एफिडेविट का एक जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, जो जजमेंट के एंड में लगा, और ये कंपल्सरी अब हर एक केस में देना। और इसी के बेसिस पे जो है ये इससे ऑनरेबल कोर्ट को कोर्ट्स को जो भी ट्रायल कोर्ट होते हैं उनको बहुत कन्वीनियंट रहता है कि इसके बेसिस पे वो मेंटेनेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, और दोनों पार्टी को अपनी सही सही इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने असेट्स लाइबिलिटीज वगैरह के बारे में। नहीं तो क्या होता था कि पहले इसको प्रूव करो, तो वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। तो इसलिए उसमें जो है कोर्ट्स को भी बड़ा टाइम लगता था और लिटिगेंट्स को भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छे से जो एक जो है इसमें डायरेक्शन दी है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, जिसके तहत जो है ये एक एफिडेविट जो है ये कंपल्सरी कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि मैं ये जजमेंट आप लोगों के काफी काम आने वाली है और काफी यूजफुल होने वाली है। तो मैं अब आपको बताता हूँ ये कौन सी है ये जजमेंट और क्या किस किस जर्नल में ये रिपोर्ट हुई है। तो ये आप जैसा देख पा रहे हैं ये जो है डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी में भी है, इंडियन लॉ लाइब्रेरी में, और उसके अलावा इतने सारे जो है जर्नल्स है जो से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और ये ऑनरेबल डिवीजन बेंच की जजमेंट है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की, और केस का टाइटल है रजनीश वर्सेस नेहा एंड अदर, क्रिमिनल अपील नंबर 730 ऑफ 2020, और ये 4 नवंबर 2020 की जजमेंट है। मैं एक बार फिर थोड़ा देर के लिए आप लोगों को ये सारे जो है इसमें जूम करके मैं ये सारे जूम करके ये मैं सारे आपको जो है दिखाता हूँ इसमें जर्नल जिसमें ये छपी है। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल होने वाला है, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा काइंडली करें शेयर, ज्यादा से ज्यादा करें सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा जो है इसको जो है लाइक करें, कमेंट दें, फीडबैक दें। कहीं भी कोई इसमें कोई मुझे कमी आपको नजर आती है तो वो भी मुझे पॉइंट आउट करें। प्लस ये भी बताएं मुझे किस टॉपिक पे जो है बनानी है। आपके पास कोई रेफरेंस है तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि इस जजमेंट पे भी वीडियो बनाई जाए जो कि काफी वैल्यूएबल हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।